बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं एचडी टीवी। रवां माली साल के पहले 9 माह में यानी 3 क्वार्टर्स में जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो 58.87 बिलियन तक जा पहुंची हैं, विच इज़ अ जंप ऑफ 49% ओवर द लास्ट ईयर। और ये उस वक्त हुआ है जबकि एक्सपोर्ट्स में भी 24% इजाफा, 24% इजाफा हुआ है ऑन ईयर बेसिस, जो कि और टेक्सटाइल में 26% और काफ़ी ज़्यादा ये उसके बावजूद है। अब इसका मेजर ये कहा जा रहा है कि ये कमोडिटी प्राइसेस की वजह से तेल का, और किस तरह इससे डील करते हैं। हमने आज फिर एक दफ़ा डॉक्टर साजिद अमीन को रहमत दी है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये बताएं हुकूमत को इसको किस तरह, क्योंकि प्राइसेस जहाँ तक मुझे पता है जो सौदे जिसके ऊपर प्राइसेस फिक्स हुई हुई थी वो $85 बैरल पे हुई हुई थी, जिसको हुकूमत ने जब हालात हुए तो कम कर दिया। तो इसका मतलब है कि 85 से भी कम के ऊपर इस वक्त हम तेल पब्लिक को दे रहे हैं, और मार्केट में ऑन एवरेज डिफरेंट सोर्सेज को करें तो $110 पे पहुंचा हुआ है। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बड़ा अहम इशू है जिस पे आपने बात की है, और अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अपने लास्ट पीरियड्स में होती है, लास्ट मंथ्स में होती है, तो वो कोई ना कोई, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक माइंस, वो लगा देती है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये जो लास्ट हमारा पीएम रिलीफ पैकेज था वो एक इकोनॉमिक माइन थी जो हमने लगा दी उसमें। जब $90 के ऊपर तकरीबन पेट्रोल चल रहा था पर बैरल, और उस पे भी हमने ₹10 मज़ीद कंसेशन दी उस वक्त की कंसेशन में। और अब फिर जो ऑयल है ग्लोबली जो है वो $120 तक भी गया, अब 110 के करीब डॉलर के ऊपर है। वो जो गैप है वो बहुत बड़ा है जो सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट, और वो फंडामेंटली अनसस्टेनेबल है। कोई भी गवर्नमेंट उसको सस्टेन नहीं कर सकती। अगर वो सस्टेन करेगी तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है आपके जो फिस्कल मैनेजमेंट है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रैक्चर है उसमें। बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है, ये वो टाइम था जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की कि अगर कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट होती, कोई एक जो लॉन्ग टर्म एक गवर्नमेंट होती, तो वो शायद इसको एक चैलेंज को ले पाती। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो शायद इसको एक वाइज डिसीजन, एक रैशनल डिसीजन जो है वो इस पर ले पाएगी। आपने तो ट्वीट भी की थी बहुत ज्यादा, बट उन्होंने जी, बिल्कुल ही नहीं बढ़ाया। बट आपने देखा कि इम्प्रेस हो गए शायद ट्वीट से, मेरा हाँ, ख्याल नहीं, है। मैंने ये कहा था कि आप इसको फेज आउट करें ग्रेजुअली। हाँ, बट जो अंडरलाइन था वो ये था कि मतलब आपको टेपर ऑफ करें। हाँ, ये है कि आपको फेज आउट करना है उसमें ग्रेजुअली। मैंने इसलिए कहा था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है अगर आप एकदम 40-50 रुपये या 60 रुपये बढ़ा देते हैं इसको, पेट्रोल को या जो डीजल है उस सारी चीज़ों को। बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसने प्रिवेल किया बजाय एक इकोनॉमिक रैशनैलिटी के। और मुझे लगता है कि जो 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 आप भी बात कर रहे हैं, शायद बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, कि जो इलेक्शन ईयर का इम्पैक्ट है वो अभी से आना शुरू हो गया है। वो कि अगर आप उसमें देखें, बाद में ये बात होती रही जो गवर्नमेंट के अपने जो करता धरता हैं उनमें भी, कि इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा, इसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल दे डिड इट। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही एक अनवाइज डिसीजन है इकोनॉमिकली, बट मुझे लगता है इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो शायद जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो अभी बिल्कुल एक अभी तक आप देखें कैबिनेट का भी ऐलान नहीं हुआ है, वो शायद इस स्टेज पे प्रेशर नहीं लेना पाएंगे। आई होप कि जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आएगी ओगरा की, जब कैबिनेट बन चुकी होगी, तो कहीं ना कहीं से उनको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, फेज आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनसस्टेनेबल है एब्सोल्युटली। नहीं, इतना बड़ा जो आप पीछे एक स्नोबॉल लेके चल रहे होंगे, और फिर करंट एक तो है ना कि आज की जो कीमतें हैं वो आज के लिहाज से बैलेंस हो जाए। $2 अगर इम्पैक्ट आता है $1 का अगर हमारे मुल्क में, तो 90 से $20 का जो है, तो $20 तो कीमतें $25 तो वैसे ही बराबर करने के लिए। और पिछले को अगर आपने मेकअप करना है तो वही जो $35 की समरी, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 महीने में ये पॉसिबल होगा। हाँ, क्योंकि बजट अगले 3 महीने में आ जाना। मुझे खुद भी लगता है कि ये गवर्नमेंट शायद ये चाहेगी कि इस बजट तक इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब पीएम रिलीफ पैकेज आया था तो उसमें भी ये अनाउंसमेंट थी कि जो ये कीमतें हैं ये स्टेबल रहेंगी टिल जून, या बजट जब भी उसमें आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट होगा हमारी फिस्कल मैनेजमेंट के लिए, फिस्कल अकाउंट्स के लिए, कि गवर्नमेंट शायद इसको लेके जाना चाहेगी बजट तक जो है वो, उससे पहले ये नहीं कर पाएंगे उसमें।
हाँ, बजट के अंदर फिर देखना पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा, जैसे आप कह रहे हैं, इतना बड़ा वो डिफरेंस है। नहीं, ये तो मैं इसलिए सोच रहा था, जस्ट आई वाज थिंकिंग वाइडली, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑन द मार्जिन, एक बॉल पार्क फिगर्स पे। बिल्कुल। अगर 21-22 बिलियन डॉलर का हम तेल इंपोर्ट करते हैं और ये जो है ये 35 रुपए जो हैं, ये ओवरऑल प्राइसेस पे अगर हम देखें तो ये बन जाता है कोई तकरीबन 15 से 20% बन जाता है। तो 21 बिलियन का 20% जो बन जाता है वो 2 बिलियन डॉलर बनता है। 300 बिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी है तो ये तो 0.5% आपकी ग्रोथ ही रिवर्स हो गई ना। देखिए इससे ये तो कोई ऑर्डिनरी फिस्कल फिशर नहीं है, ये तो 0.5% से लेके 1% आपकी ग्रोथ खा गया ना, ये आपका एक डिसीजन से। बिल्कुल। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इसीलिए जो मुझे लगता है जो नए एस्टिमेट्स बिल्कुल मैं बॉल पार्क में सोच रहा था। ठीक है। और उसमें मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की, अगर आप करंट अकाउंट्स खसारे पे भी देख लें जो हमारा चल रहा है, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि 20 बिलियन के से ज़्यादा वो है, वो चला जाएगा, कम से कम 20 बिलियन या इससे ज़्यादा वो तो 18-20% उन्होंने फिगर हाँ जी था वो। और जब आप उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो क्योंकि आपको स्टेबलाइज तो करना है, और स्टेबलाइज के लिए आपको टाइट जो मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसीज उस पर जाना पड़ेगा, तो आपकी जो ग्रोथ है वो तो श्रिंक होगी डेफिनेटली। इसीलिए मुझे लगता है जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 4% के करीब जो है शायद इस पे बेस भी किया रहने का होगा, और बहुत सारी और पॉलिसीज भी हैं उसमें। तो रियली सीरियस चैलेंजेस हैं इस गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बजट मेकिंग अब आ रहा है आगे, व्हाट डू यू थिंक कि आगे गवर्नमेंट को एक आध चीज जो है वो किस तरह, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लिक्विडिटी है, सो एक तरफ तो ये है कि रिकवरी जो आपने पैसे वसूल करने हैं आप वो कर नहीं रहे, दूसरा ये है कि आप मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रहे हैं, 2 ट्रिलियन डॉलर के नोट छाप दिए, तो वो जब चीजें तो उतनी है, पैसा अब ज्यादा हो रहा है, तो ये तो कोर इन्फ्लेशन हो जाएगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं है, ये तो कोर इन्फ्लेशन हो जाएगी इससे। देखिए मुझे दोनों इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें कि कोर इन्फ्लेशन और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन आपके दोनों ही बढ़ रहे हैं, और ये पिछले काफ़ी अरसे से बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हमारा अगर आप कंपेयर करें उसको साउथ एशिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, तो हमारा इन्फ्लेशन, चाहे वो कोर इन्फ्लेशन है, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन है, चाहे वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो हमसे ज़्यादा ही रहा है। उसमें बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो रहे हैं। 3-4 फैक्टर्स हैं उसमें। कमोडिटी प्राइसेस हैं, एक्सचेंज रेट जिसको हमने होल्ड की रखा और फिर वो एकदम गिरता गया, तो उसका इम्पैक्ट है, और फिर गवर्नेंस का भी इम्पैक्ट है। लेकिन आपके सवाल की तरफ आते हुए मुझे लगता है कि हमें एक चीज़ बड़ा क्लैरिटी से इस गवर्नमेंट को भी, और हम भी जब इस पर बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट कोई भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एजेंडे पे इम्प्लीमेंट कर पाएगी। उसके लिए जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो मैंडेट्स चाहिए, जो आपको टाइम चाहिए, वो शायद इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेट्स अज्यूम कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, अज्यूम कर लें इसको, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और ये रह लेती है अक्टूबर में, इसलिए मैं अब लगता है कि कल जो मीटिंग लाहौर में हुई है आर्मी चीफ की, उन्होंने कहा है कि मेरा अब इस वक्त एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आप जाने से पहले एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन खुद करवा के दूँ। इससे लगता है कि शायद अक्टूबर में हो जाए। देखिए ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो इलेक्शन कमीशन की थी, जब उन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन करवा सकते हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि अगर हम उसी पे चलते हैं और इलेक्शन होते हैं या उससे आगे भी चले जाते हैं, बट मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अक्टूबर से आगे जाएंगे इलेक्शंस। बट इवन अगर हम 1 साल का टाइम भी ले लें, तो बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एजेंडा है वो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो क्या करे फिर शॉर्ट टाइम में? देखें ये जो क्या करे फिर, देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नंबर 1 तो जब भी आपको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन तो करनी है हर सूरत में। उसके लिए 2 बड़ी डायमेंशंस हैं कि आपको जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स वगैरह हैं उसको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कट कर रही है, बट उसके होते हुए भी अगर आप देखें तो 58 बिलियन के करीब आप मार्जिन लगाने से तो कट नहीं हो गई। हाँ जी, मैं उसी भी बात कर रहा हूँ कि वो को मेजर उसमें बैन करना चाहिए ना कुछ आइटम्स को। लेकिन जनरली बैन नहीं होते आज की ग्लोबल इकोनॉमी में। बैन से मुराद करेंगे कि मार्जिन जो है, मार्जिन 100 आइटम्स पे मार्जिन लगाए हैं उन्होंने, जो 2 आइटम सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं उन पे भी थोड़ा सा मार्जिन लगाए। ये तो जिसने मुझे लगता है कि किसी हद तक जो चीज़ें, एक और चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप देखें कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में एक जो बड़ा अहम रोल रहा वो ये रहा कि हम पिछले 1 साल 2 साल के अंदर इवन जो फूड आइटम्स हैं हमारे, उनके नेट इंपोर्टर्स बन गए थे। आप वीट के या शुगर के या इन सारी चीज़ों के नेट इंपोर्टर्स बन गए। उनको अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो बहुत हद तक उनसे जो एक इम्पैक्ट है वो उसको बचाया जा सकता है। गाड़ियाँ, हाँ गाड़ियाँ, एग्जैक्टली, इस पर बहुत सारी बात हो रही है कि गाड़ियाँ एक बड़ा मेजर आइटम है। सेलुलर फोन्स, हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, ये एडहॉक मेजर्स होंगे सारे के सारे, तो जब तक आप लिए हाँ एग्जैक्टली उसके तो अंदर उसको आप उसको ले सकते हैं, उसमें लेना पड़ेगा। जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए आगे
तो ये वाला जैसे पिछला बर्डन मैं भी कह रहा था एक स्नोबॉल है, ये तो साथ बैलून ना कैरी करना फिर पड़ेगा। आपको जो डेट्स हैं वो रोल ओवर करना पड़ेंगे, जो आपको डेट रीपेमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा रोल ओवर की तरफ, तो ये तो है मैक्रो लेवल पे। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट आएगा, देखिए जब भी आप इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन पे जाते हैं तो याद रखिए कि आपकी इकोनॉमी 95% के करीब 90% के करीब इम्पोर्ट्स लेड है। तो जब भी आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो इकोनॉमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। जो आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो आपने देखा बड़ा विजिबल रहा जब हम 2019 में 5.48% ग्रोथ से 1.9% पे आ गए। तो आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो श्रिंक हुई 10-12 महीने कंसेक्यूटिवली, और उसकी वजह से जो आम आदमी की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट आता है, आपकी पॉवर्टी बढ़ गई, इनइक्वालिटी बढ़ गई, आपकी जो है वो सारी चीज़ें उसमें। तो वो मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इस गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि जो प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। वो तो सोशल साइड पे कुछ थोड़ा बहुत सोशल प्रोटेक्शन में मुझे लगता है दे थोड़ा बहुत नहीं लेकिन करना पड़ेगा कितना आपको। कुछ दे लेंगे वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, और साथ साथ आपको जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है, वो उसको आपको अच्छा, मैनेज अगर करना आप होते पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर मिसाल के तौर पे, आपको कहा जाता है कि ये 3 महीने, क्योंकि मैं बजट के 3 महीने कह रहा हूँ, बेशक अगले 6 महीने भी चलें तो वो तो बजट आ जाएगा ना, फिर इन 3 महीने में ये करें और फिर 3 महीने के बाद जो है वो फिर एक बजट बनाएं जो 1 साल के लिए सस्टेनेबल हो। तो कौन सी 2-3 चीजें आप क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने जैसे कहा कि मुझे फर्स्ट जो होगा वो पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से या इकोनॉमी से सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली इट नहीं इज हुआ नॉट है। पॉसिबल। वो नहीं हो पाया है उसमें। नहीं, मेरी पॉसिबल भी नहीं जो है। सेकंड, देखें पॉसिबल किसी हद तक तो आपको करना पड़ता है जब आप उसको जाके, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया है So, उसमें। मतलब अगर आप देखें ना प्राइसेस ये ग्रेजुअली करके अगले 3 महीने में ग्रेजुअल करके इसको सीक्वेंस के लिहाज से थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दें। दूसरी साइड पे नोट तो छापनी है, वो भी बीच में आना शुरू हो जाएगा इम्पोर्ट्स का, तो लोग तो और थ्रो ऑफ कर देंगे। हाँ, बिल्कुल, देखिए पॉसिबल नहीं है वो। डिफिकल्ट सिचुएशन है इसीलिए उसमें। उसके बाद 2 चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है वो बड़ा उसको मैनेज करना पड़ेगा। नंबर 1 इन्फ्लेशन कंट्रोल। देखें आम आदमी वो शायद आपके स्टेबलाइजेशन के इंडिकेटर्स पे, जीडीपी ग्रोथ के इंडिकेटर्स उसको पे पता ही या नहीं करंट होता। अकाउंट डेफिसिट के इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा उसका नहीं होगा। उसको जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो 3 वक्त का खाना चाहिए, उसको रोटी चाहिए। और उसके लिए आपकी जो अफोर्डेबल प्राइसेज़ हैं, जो अफोर्डेबल कमोडिटीज़ हैं, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ फूड हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो फोकस गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, 17 से 18% ग्रोथ थी उसकी पिछले साल के कमोडिटी मामले में। जाहिर है वो तो उसमें अगर गवर्नमेंट उसको मैनेज कर पाती है, और उसमें एक जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के इख्तियार में है वो गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं, कि आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो कितना इफेक्टिवली आप उनको एंगेज कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को। आपके जो कमिश्नर ऑफिसेज हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, उनको कितना क्लोजली आप एंगेज कर रहे हैं। लास्ट गवर्नमेंट में मुझे ये हुआ फील हुआ कि जो थे वो उस तरह से इफेक्टिवली उनको एंगेज नहीं किया गया। मैजिस्टेरियल पास हाँ, तो अगर हम इज्यूम कर लें कि 20 से 20% के करीब, लेट्स सी कि जो 1/5 इन्फ्लेशन है वो गवर्नेंस की वजह से है, तो अगर आप इसको 1/5 भी कंट्रोल कर पाते हैं तो आप एक्चुअली 1/5 लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। तो ये मुझे लगता है आपकी जो सेकंड जो वो रहेगी मेजर प्रायोरिटी। और मुझे लगता है अगले 2 से 3 माह में गवर्नमेंट जो सबसे अहम कंट्रीब्यूट कर सकती है वो यही है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर। बिल्कुल ठीक। और बजट में आप क्या समझते हैं, ग्रोथ लेड होना चाहिए या स्टेबलाइजेशन? क्योंकि स्टेबलाइजेशन तो हो नहीं गई है। देखिए, होना चाहिए क्या, वो तो ग्रोथ लेड ही होना चाहिए बेसिकली। हम इस पे बात कर रहे हैं कि जैसे आपकी फॉर एग्जांपल जो टैक्सेशन है, वो क्या टैक्सेशन फॉर डेवलपमेंट होगी या टैक्सेशन फॉर रेवेन्यूज़ होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो टैक्सेशन फॉर रेवेन्यूज़ रहती है। जाहिर है वो उसका मतलब ये होता है कि हर कास्ट के ऊपर आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, चाहे ग्रोथ खर्चा। कंप्रोमाइज़ हो हाँ, जाए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो अगला बजट होगा वो इलेक्शन बजट होगा। अच्छा। और मैं ये सोच देख रहा हूँ कि आपके इवन जो डेफिसिट्स हैं वो बढ़ेंगे इसकी निस्बत। अच्छा, वो कितना? पहले की निस्बत बदतर होंगे। देखिए नंबर कोई भी हो उसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिनेरियो है उसमें हमें एक्सपेक्ट, मुझे लगता है कि कम से कम शायद एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लोग गवर्नमेंट जो है लोग वो- वैसे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ पहले तस्लीम करके, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि फिस्कल डेफिसिट भी जो है अल्टीमेटली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। देखिए कोई माने ना माने इस बात को, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर जो आप बात नहीं, इस पे कर तो सारे मानते हैं कि ट्विन डेफिसिट्स जो हैं वो ज़ाहिर आपस में बहुत जुड़े होते हैं। वो आपका फिस्कल डेफिसिट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ये जो बाकी सारे डेफिसिट्स हैं तो वो तो डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। इसमें तो मतलब हर कोई एग्री करता है। तो ये तो बैड न्यूज़ है फिर। देखें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया है, ये हमेशा से आते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो, अगर आपको याद हो हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की, इस दफ़ा बैड न्यूज़ ये है कि आपका पॉलिटिकल क्राइसिस ओवरलैप कर गया है Dovetail आपके कर मैक्रो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर।
ये बात और जब गवर्नमेंट चाहिए थी जो बहुत सख्त फैसले ले पाती, अनफॉर्चुनेटली जाने वाली गवर्नमेंट ने भी और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी शायद पॉलिटिक्स को ज़्यादा अहम रखा है। और मैं ऑनेस्टली जो जाने वाली गवर्नमेंट है उसको शायद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, क्योंकि उनके पास एक टाइम था, वो एक स्टेबल होराइजन उनके पास था। अगर वो थोड़ा सा, आपके पास 4 या 5 साल का जब पीरियड होता है तो आप क्लियरली पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से साइड में तो उन्होंने टफ मेजर्स लिए हैं, लेकिन बाद में आखिरी 2 महीने में जब बिल्कुल देयर वाज राइटिंग ऑन द वॉल के दे आर कमिंग टू टेक यू, तब उन्होंने ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक सर्कल रहा है कि हम क्या करते हैं, हमारा सर्कल ये होता है कि हम करते ये हैं कि पहले हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारा क्रिएट होता है जो कि हमारे ग्रोथ स्ट्रक्चर के अंदर है। उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते जब तक हम ग्रोथ का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में। हम IMF के पास जाते हैं, 2-2.5 साल हम IMF की तमाम सख्त शराइत उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो एनर्जी प्राइसेस का बढ़ाना हो, वो इंटरेस्ट रेट का 5.6% से 13% पे लेके जाना हो, या बाकी सारी चीज़ें। लेकिन जो ही वो कंसोलिडेट होना शुरू होता है हम इलेक्शन मोड में चले जाते हैं। ये तो है। और उसका लॉस आम आदमी को है कि आपने वो जो स्टेबलाइजेशन अचीव की होती है उसका आम आदमी तक असर जब जाने का टाइम होता है, आप रिवर्स गियर लगा देते हैं और आप अपनी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं बेसिकली। और इस दफ़ा तो उसमें एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फर्दर ऐड हो गई है उसमें बेसिकली। तो पाकिस्तान का ये मैं ये लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान बाय फार दिस इज द मोस्ट सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस दैट पाकिस्तान हैज एवर हैड। ये जो अभी वाला है, और उसकी बुनियादी रीजन यही है कि आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरलैप कर पूछते हैं व्हाट इसमें डिफॉल्ट का खतरा भी हो सकता है। देखिए मेरी राय में आई डोंट थिंक, मुझे लगता है जो बहुत सारा कंपैरिजन पाकिस्तान और श्रीलंका का हो रहा है वो शायद बहुत ज़्यादा राइट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंपेरेबल नहीं है गिवन द साइज़ ऑफ इकानमी। वो बहुत 25-30 बिलियन डॉलर की इकानमी, एक 250 से 300 बिलियन डॉलर की इकानमी, फिर आपकी एक जो जियोग्राफिकल पोजीशंस हैं, जो आपकी जो जियो इकोनॉमिक्स है, वो बहुत सारी चीज़ें मिला के मुझे लगता है बहुत सारा हद तक ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो सिर्फ ये देखना कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, हमारे उस तरह से नहीं है। हमें तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई डिफ़ॉल्ट का जो है वो चांस है, बहुत लीस्ट लाइकली है। आखिर पे क्विकली अगर कोई आप एक आध बात करना चाहें जो मैंने ना पूछी हो। मेरा ख्याल आपने सारी चीज़ें पूछ ली, और बात अगेन वही है कि हमें जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि कम होगी उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये सुन लिया कि मैनेजमेंट पे और प्रूडेंट मैनेजमेंट में, और प्रूडेंस इसलिए नहीं हो सकती कि पॉलिटिकल जो टिंकर है उसके होने का, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि अनपॉपुलर हो जाए और करें, और आने वाली गवर्नमेंट जो है चाहे कोई भी आए वो उसको आने में अभी 6-7 माह और लग सकते हैं। एक पॉइंट अगर मैं डाल सकूँ फिर आप उसमें देखिए कि एक जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस गवर्नमेंट को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को लेते हुए, इकोनॉमिस्ट को, एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा उस पर जितना जल्दी हो सके उस पर इसको कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। और वो मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडे का एक असूल बुनियादी ये होना चाहिए कि स्टेबलाइजेशन करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम आदमी के उस पर नहीं होना चाहिए। और रेवेन्यू कलेक्ट करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस यही है। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रूडेंट करने का, अगर इसको हम बिल्कुल आम फहम देसी जुबान में कहें तो दयानतदारी से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जिसके लिए आपको बिठाया गया, ना कि इसलिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आपको इसलिए नहीं बिठाया गया कि आप अपने रूल को कंसोलिडेट के आगे चलाने के लिए ड्यूरेशन को और अपने लिए पॉलिसीज़ बनाएं, बल्कि आपको नुमाइंदा बना के इसलिए भेजा गया है कि आप हमारे लिए पॉलिसी बनाएं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी अपने दें ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।